नमस्कार, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। जेरफ सीरीज़ के इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे आपके फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। और जेरफ सीरीज चल रही है आपके दिसंबर साइकिल के लिए फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज सब्जेक्ट। फॉस्फोरस साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यू और थ्योरी के साथ मैं बताऊंगा काफ़ी इन डिटेल। ठीक है, आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब पर तो। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी ऐसे देख सकते हो कि आप बायोजियोकेमिकल साइकिल जो आपका टॉपिक है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साइकिल कंटिन्यूसली पूछते हैं आपके। तो इसीलिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साइकिल ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल पर मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली है, आप जाके देख लेना। जेरफ सीरीज की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने वो लेक्चर अपलोड कर रखा है। और ये आज आपका फॉस्फोरस साइकिल का लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस क्या होता है? सिंपल सा आपका पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है, और जो मास है आपका 13 है। फॉस्फोरस ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और फॉस्फोरस आपका मेनली नॉन मेटल होता है, याद रखना आप। नॉन मेटल। ठीक है, ये आपका अधातु होता है, धातु नहीं होता। ठीक है, मेटल नहीं होता। अब देखिए, फॉस्फोरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री परस्पेक्टिव से हम देखें तो मेनली आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल में अगर हम बात करें फॉस्फोरस साइकिल की, फॉस्फोरस साइकिल की, तो ये अलग अलग स्टेप्स में पूरा होता है। ठीक है, कोई भी साइकिल होता है तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे हमारे फॉस्फोरस साइकिल की भी है। जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस साइकिल ये आपका एक तरह से सेडिमेंट्री साइकिल है। नंबर वन बात आप याद रखना। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गैसियस कंपोजिशन होगा ही नहीं। ठीक है, गैसियस कंपोनेंट इंक्लूड ही नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, कि फॉस्फोरस साइकिल में आपका गैसियस कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है। तो इसके जो स्टेप्स हैं फॉस्फोरस साइकिल के, ये कैसे शुरू होते हैं इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। जो ओवरलाइन है इसके साइकिल की देखिए। सबसे पहले आपका जो भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है रॉक्स में, मिनरल्स में, जियोलॉजिकल मिनरल्स होते हैं। ठीक है, रॉक्स मिनरल्स, उनमें जब प्रेजेंट होता है तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, डब्ल्यू ई ए टी, ठीक है, वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस होती है। उसके थ्रू क्या होता है, उन रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग के थ्रू वो आपका जो फॉस्फोरस होता है वो आपका थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस और इरोजन प्रोसेस वो आपका प्लांट्स के लिए आ जाता है। ठीक है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब इसके थ्रू क्या होता है प्लांट्स में, इस फॉस्फोरस का क्या होता है, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन ये याद रखना आप नाम। मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका हो गया मिनरलाइजेशन बाय प्लांट्स। फिर थर्ड हम बात करें तो प्लांट्स हो गया। फिर प्लांट्स अपनी ग्रोथ करेंगे, इन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे क्योंकि ये आपके हर्बीवोर्स नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, अब इनको जो खाते हैं वो आपके हर्बीवोर्स, वो हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, तो इनको खाकर वो क्या करेंगे एनिमल्स, एसिमिलेट कर लेंगे इसी फॉस्फोरस को। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, बाय प्लांट्स, बाय एनिमल्स, सॉरी, बाय एनिमल्स। ये आपका हो गया इसमें नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, वेदरिंग तो था ही आपका स्टार्टिंग में। देन आपका फोर्थ स्टेज आता है। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल्स हैं वो अगर डेड हो गए ओवर द टाइम, ठीक है, तो उसमें डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा ओवर द टाइम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है, बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके रही फोर्थ प्रोसेस। फिर हमारा जो फिफ्थ स्टेज होता है उसमें क्या होता है, जो डिकम्पोज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपका फॉस्फोरस होता है वो धीरे धीरे आपके ओशंस में चला जाता है और वापस डिपॉजिट होने लगता है होले होले ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ टाइम। ठीक है, उसके थ्रू फिर बाद में वो प्लेट्स पर आपका डिपॉजिट होने के बाद में जियोलॉजिक अपलिफ्टमेंट की प्रोसेस होती है। ठीक है, जियोलॉजिक, जियोलॉजिक अपलिफ्टमेंट, लिफ्टमेंट्स। ठीक है, अब ये किसके द्वारा होता है, बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसके बाद में वापस ये है आपका माउंटेन फॉर्मेशन या रॉक्स और मिनरल फॉर्मेशन में यही प्लेट्स वापस योगदान देती है फॉस्फोरस के फॉर्मेशन में। तो उसके थ्रू देन अगेन आपका वेदरिंग, फिर वापस से मिनरलाइजेशन, एसिमिलेशन और डिकम्पोजिशन, ये ऐसे चलता रहता है। तो ये आपका फॉस्फोरस साइकिल हो गया मेनली। इसके ये 5 स्टेप्स है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आप डायग्राम देखो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये रहे आपके रॉक्स और मिनरल्स हैं। यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है आपका फॉस्फोरस विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, आपका फॉस्फोरस यहाँ से वेदर करेगा, इरोड होकर ये आपका आएगा यहाँ पर वाटर बॉडीज में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में आएगा विद द हेल्प ऑफ रन ऑफ। ठीक है, अब क्या होगा इसके थ्रू आपका ये प्लांट्स में भी पहुंचेगा इधर के थ्रू। ठीक है, वेदरिंग ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रॉक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वेदरिंग होता है
फिर आपका ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपके जैसे नाइट्रोजन साइकिल में हमने बात की थी कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते प्लांट्स, तो उसको वो नाइट्रेट या फिर NO2 के फॉर्म में आपके एक्सेस करते हैं, ठीक है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, थ्रू द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके नाइट्रोजन का ये कंपोजिशन होना जरूरी है। इसी टाइप से आपके फॉस्फोरस भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाता इन द फॉर्म ऑफ पी, ठीक है। इसके लिए भी आपका PO4 आयन, ठीक है, ये जरूरी होता है फॉर द प्लांट्स। फिर प्लांट्स इसको कर लेंगे, देन इन्हीं प्लांट्स को आपका एनिमल्स, ठीक है, और भी आपके जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो कंज्यूम करेंगे। देन उनका डिकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। ऐसे करके आपका लीचिंग के थ्रू फिर वो आपके ओशन वाटर्स में सेडिमेंटेशन के थ्रू आपका डिपॉजिट होने लग जाएगा। फिर डिपॉजिटिंग के थ्रू देन वापस आपका जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेसेस, ये अगेन आपका माउंटेन फॉर्मेशन में चला जाएगा आपका फॉस्फोरस। तो इससे ये चलती रहती है साइकिल, फॉस्फेट साइकिल है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, मिलियंस टू बिलियंस ईयर्स लगते हैं, ठीक है। वैसे कोई भी साइकिल होता है वो छोटा नहीं होता, इसका लाइफ स्पान ज़्यादा सब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और सेडिमेशन के थ्रू आपका न्यू रॉक्स फॉर्म होती है, ध्यान रखना आप। ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा, मैं उस पर लेक्चर ले लूँगा। चलिए, तो ये था आपका फॉस्फोरस साइकिल, मेनली ये 5 स्टेज है और ये इसका डायग्राम फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस क्या क्या और चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए साइकिल में। देखिए, फॉस्फोरस आपका सबसे पहले तो हम बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है, की रोल प्ले करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले। क्योंकि देखो, फॉस्फोरस है साइकिल तो आपका ये मेनली हम बात करें तो लिथोस्फेयर, फिर हम बात करें तो हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एटमोस्फेयर में इतना रोल नहीं है फॉस्फोरस का, इन 3 स्फेयर से होकर आपका फॉस्फोरस साइकिल कंडक्ट होता है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो आपका हाइड्रोस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड्रोस्फेयर में आपके अलग अलग टाइप के इकोटिक इकोसिस्टम आ जाते हैं जिसमें फॉस्फोरस का रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सेंट्रल रोल होता है आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में और वाटर क्वालिटी में। और इट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। एक्सेसिव ग्रोथ के लिए मेन कॉज होता है, इनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स या फिर लेग्स में विच लीड टू यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है, आपने नाम सुना होगा। जो भी बंदा अगर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहा है तो उसको इतना तो पता होगा कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, फिर भी मैं आगे और डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे आपका कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल होते हैं वो आपके मेनली एटमॉस्फेयर में रन करते हैं, ठीक है, विच कम्स प्राइमरली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जबकि फॉस्फोरस आपका कहाँ से आता है, वो आपके मिनरल्स में से आता है, फॉस्फेट रॉक्स जो बताई थी मैंने, रॉक्स और मिनरल्स, उनके वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू। अब कौन कौन से फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। फिर ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड माइनिंग प्रोसेस, ठीक है, फॉस्फेट एंटर्स रिवर्स एंड फाइनली इन द ओशंस। फिर ओशंस में ये एक्यूमुलेट होके फिर वहाँ पर सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, फिर थ्रू द प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक्स, फिर वो वापस आपका जियोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। देन एक और पॉइंट है कि ओशंस में ये एक्यूमुलेट होता है आपके कॉन्टिनेंटल सेल्स में एज इनसोल्यूबल डिपॉजिट्स, ठीक है, सोल्यूबल नहीं होता, ये याद रखना आप, इनसोल्यूबल डिपॉजिट्स में के रूप में आपका कॉन्टिनेंटल सेल्स में जमा होता है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वो क्रिस्टल प्लेट्स राइज फ्रॉम द सी फ्लोर एंड ब्रिंग द फॉस्फेट टू द क्रस्ट, ठीक है, वापस क्रस्ट से आ जाता है। देन साइकिल्स जियोकेमिकल फेज रिपीट्स, ऐसे ये चलता रहता है साइकिल, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अब हम आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपके फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप याद रखना, ठीक है, इनकेस आपके पेपर में पूछ ले फॉर CSIR, ठीक है, CSIR और UGC। ये टॉपिक ऐसा है जो दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइंस में भी पूछ सकता है, आपके एनवायरमेंटल साइंस में पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो लिमिटिंग न्यूट्रेंट, ठीक है, फॉस्फोरस है वो आपका लिमिटिंग न्यूट्रेंट्स की तरह काम करता है। अब लिमिटिंग न्यूट्रेंट क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ पर काम करता है लिमिटिंग न्यूट्रेंट, एज ए लिमिटिंग न्यूट्रेंट, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एज ए लिमिटिंग न्यूट्रेंट काम करता है। अब लिमिटिंग न्यूट्रेंट ऐसा होता है, ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि कितने भी अगर कोई इकोसिस्टम में, कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसकी मात्रा भले ही कम हो, ठीक है, भले लो लेवल पर प्रेजेंट हो, लेकिन वो डिसाइड करेगी आपके वहाँ पर प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ को, ठीक है, वो उनकी ग्रोथ है वो डिफाइन करता है आपका ये न्यूट्रिएंट, कोई भी हो सकता है,
आपका फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, फिर पोटेशियम भी हो सकता है। तो इसीलिए तो आपका फॉस्फोरस है वो भी एज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट काम करता है। ये आपका कंट्रोल करता है पेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जहाँ पर आपका एल्गी और एक्वेटिक प्लांट्स है वो डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो ऑर्थोफॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फेट क्या होता है, आपने नाम सुना होगा ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में फॉस्फोरस की फॉर्म है। ये आपका होता है PO4, इसके ऊपर आपका -3, ठीक है, ये चार्ज होता है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है आपके फॉस्फोरस की, जो कि पाई जाती है आपके बायोस्फीयर में इन द एनवायरनमेंट से प्राइमरी फॉर्म, ठीक है। ये फॉर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स फॉस्फोरस को इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि नाइट्रोजन साइकिल में आपका नाइट्रेट और NO2 काफ़ी इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं फॉर प्लांट्स। वैसे ही आपका फॉस्फोरस इज ए फॉस्फोरस आपका PO4 ऑर्थोफॉस्फेट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्ले करता है आपका सेंट्रल रोल इन द फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। और यही ऑर्थोफॉस्फेट ही होता है जो कि आपके बायोस्फीयर हुआ या फिर लिथोस्फीयर हुआ या हाइड्रोस्फीयर हुआ, इन तीनों में आपका रन करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी आ गया इसमें सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस ये क्या होता है, ये आपका होता है फॉस्फोरस की इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। कहाँ पर, नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर में, नेचुरल वाटर में आपके जो फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि इमीडिएटली अवेलेबल होती है, इमीडिएटली याद रखना आप, जो कि इमीडिएटली अवेलेबल होती है फॉर एल्गल ग्रोथ, ठीक है, फॉर एल्गल ग्रोथ। अब कोई भी नेचुरल वाटर से एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके एल्गल ग्रोथ के लिए जो भी इनऑर्गेनिक फॉर्म होगी फॉस्फोरस की प्रेजेंट है, वो आपका सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस होगा, जिसको आप डायरेक्टली कोई भी जो एल्गीज होते हैं वो अपटेक करके अपनी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट आपका टर्म आ गया लेबल फॉस्फोरस। लेबल फॉस्फोरस आपने शायद पहले नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो ध्यान से इसको सुनो। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेबल फॉस्फोरस होता है आपका सोइल में प्रेजेंट, ठीक है, सोइल में फ्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस होता है। सोइल में जितना भी फॉस्फोरस होता है उसमें थोड़ा बहुत आपका लेबल फॉस्फोरस होता है, अराउंड 1 to 5% के आसपास। अब ये लेबल फॉस्फोरस होता क्या है, ये होता है आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है, सोइल के वाटर में सोल्यूबल फॉस्फोरस होता है, जो कि सॉइल में लूजली बाउंड बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है, ठीक है, लेबल फॉस्फोरस, जो कि सॉइल वाटर में प्रेजेंट होता है मेनली, और वाटर सोल्यूबल भी होता है। ये इसकी खासियत है लेबल फॉस्फोरस की। और इसको ये ऑल्सो यूज फॉर द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स अपटेक के लिए भी यूज होता है, लेकिन मेनली ये लूजली बाउंड होता है, याद रखना आप, टाइटली बाउंड नहीं होता। जबकि फॉस्फोरस जो अदर फॉस्फोरस होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं वो आपके ऑर्थोफॉस्फेट हो गए, या फिर हम कह सकते हैं इन सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस ऐसे, ठीक है। फिर अगेन हम बात करें तो नेक्स्ट आपका टर्म आ गया फॉस्फिन गैस। अब फॉस्फिन गैस है, इसका फॉर्मूला आपका PS3 है, पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेज में, सेकेंडरीज में। अब जो आपका फॉस्फोरस साइकिल होता है उसमें जैसा कि मेजोरिटी ऑफ द साइकिल, ठीक है, 90 to 95% ऑफ द साइकिल, ठीक है, 99 ही पकड़ लो आप, ज़्यादातर आपका उसका फॉर्म होता है आपका सेडिमेंट्री साइकिल। लेकिन अगर फॉस्फिन गैस की बात करें, PS3 गैस, ये भी आपके फॉस्फोरस साइकिल का पार्ट है, जो कि आपके प्रेजेंट होता है इन अवर ओशंस, ठीक है, अलग अलग रॉक्स के अंदर ट्रिप्स होकर, और जहाँ पर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है तो वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आपके फॉस्फिन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ही करें, लेकिन इसका कंपोनेंट होता है आपका गैसियस कंपोनेंट। अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि व्हाट इज द गैसियस कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फिन गैस है उसका आंसर, ठीक है, फॉस्फिन गैस याद रखना आप नाम। देन फिर आपका अगेन सबसे इंपॉर्टेंट हेपेटाइट। हेपेटाइट आपका प्रीवियस स्टेज में क्वेश्चन भी पूछ रखा है। अब हेपेटाइट क्या है, हेपेटाइट आपका मेनली फॉस्फेट का सोर्सेस है, रॉक्स, ठीक है, हेपेटाइट मिनरल है, एक तरह से मिनरल जो कि रॉक्स में प्रेजेंट होता है। इसी मिनरल के वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू आपका फॉस्फोरस रिलीज होता है इन ओशंस, ठीक है, मेन रन ऑफ में आता है। अब हेपेटाइट का फॉर्मूला देखिए आप, कैल्शियम जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, CA5, फिर PO4 होल थ्राइस, देन OH, ये रहा आपका हेपेटाइट का फॉर्मूला। तो आप याद रखना हेपेटाइट है जो कि मेन फॉस्फोरस का सोर्स है। फिर लास्ट आपका आ गया यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि नाइट्रोजन हुआ या फिर फॉस्फोरस हुआ या पोटेशियम हुआ, ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर अगर इनकी मात्रा थ्रू द रन ऑफ थ्रू द रन ऑफ अगर आपके कोई भी एक्वेटिक बॉडी में
अगर ज़्यादा आ जाए या फिर लेक हुआ या ओशियन हुआ, कुछ भी हो सकता है, लेक या ओशियन, उसमें ज़्यादा हो जाए तो फिर वो यूट्रोफिकेशन कोज करता है। यूट्रोफिकेशन होता है आपका एल्गल ब्लूम्स, एक टाइप से एल्गल ब्लूम्स या एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, ठीक है, जिसके थ्रू आपके एल्गी बहुत ही ओवर ग्रोथ करने लग जाती है, जिसके थ्रू आपके पानी के ऊपर आपका ग्रीन टाइप का लेयर्स फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो एल्गीज ही होती है, तो वो आपके कोज करती है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को। आपने देखा होगा आपके जो लोकल लेवल पर जो भी पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो रिवर्स होती है, ठीक है, तो इसका कारण होता है आपका मेनली रन ऑफ में ये एनपीके या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेनली फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, इनका जो अमाउंट है इनटेक वो बढ़ जाता है कोई भी वाटर बॉडी में। तो ये सारी टर्म्स थी, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगेन आपका ये नेचुरल वाटर्स में फॉस्फोरस की कौन कौन सी स्पीसीज है, वो अलग अलग पीएच पर कौन कौन सी एक्टिव होती है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो याद होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका रिलीवेंट भी होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। इसीलिए ये जेरफ सीरीज मैंने शुरू की है, ताकि आपको मतलब आप जो भी पढ़ो सिलेक्टिवली पढ़ो, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली काम आ जाए। तो नेचुरल वाटर्स में फॉस्फोरस की हम बात करें तो अलग अलग स्पीसीज होती हैं फॉस्फोरस की, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। ये देखिए पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन, ये आपके मेनली H2PO4 की सबसे जो लोअर लेवल या एसिडिक लेवल पर जो नेचुरल वाटर्स की पीएच होती है, वहाँ पर आपका फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ H3PO4 है, वो आपका मेनली एक्टिव होता है, ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे पीएच बढ़ती है तो इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पर कम होती जाती है, और आपका लगभग 4 के आसपास, 0 से लेकर के 4 के आसपास आपका H3PO4 ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे H3PO4 की कंसनट्रेशन कम होती जाती है, वैसे वैसे आपका H2PO4 उसकी कंसनट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये आपका लगभग हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर के लगभग 7 के बीच में, ठीक है, 3 से लेकर के 7 के बीच में H2PO4 वो मेन डोमिनेट करता है आपके कोई भी नेचुरल वाटर्स में। फिर हम बात करें तो HPO4, ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, वो आपका डोमिनेट करता है लगभग आपके 7 से लेकर के 11-12 तक, ठीक है, 7 से 11 तक की पीएच होती है, उसमें आपका मेनली डोमिनेट करता है HPO4, ठीक है। ये फॉस्फोरस की अलग अलग इनऑर्गेनिक स्पीसीज है, ठीक है, आप याद रखना कि सबसे पहले आपका H3PO4 आ गया एसिडिक रेंज में, फिर मिडिल रेंज में आपका H2PO4, फिर HPO4, फिर आपका जो मैक्सिमम एल्कलाइन रीजन होता है, ठीक है, हाईली एल्कलाइन रीजन, उसमें आपका PO4-3 जो कि ऑर्थोफॉस्फेट था, वो आपका टेक ओवर कर लेता है पूरा का पूरा वाटर, ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। देखिए आप जो PO4 था -3, ये आपके 10 तक, ठीक है, 10th-11th पीएच जब तक थी तब तक इसकी कंसंट्रेशन 0 होती है, लेकिन जब आपका वाटर का जो पीएच होता है वो आपका बढ़ने लग जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स एल्कलिनिटी, ठीक है, मोर एल्कलाइन, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी नेचुरल वाटर्स की। अब नेक्स्ट हम बात करें तो रेड फील्ड रेशियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को आइडिया नहीं है बट आपने पढ़ा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके CSIR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए क्या पता आपके इन फ्यूचर आपके यूजीसी में पूछ ले, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए रेड फील्ड रेशियो क्या होता है। ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर इन द रफली कांस्टेंट रेशियो इन द डीप वाटर एंड इन फाइटोप्लैंक्टन्स, जो भी ओशंस होते हैं वहाँ पर बेंथिक जो इकोसिस्टम होता है, बेंथिक इकोसिस्टम, ठीक है, डेप्थ में ओशंस में, वहाँ पर जो मेनली ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये तीनों आपके किस रेशियो में पाए जाते हैं, ये आपका देख लीजिए 106, 16 एंड 1, ठीक है, तो फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है इन द कम्पेयर टू द कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये रेडफील्ड रेशियो है, ये प्रोफेसर रेडफील्ड ने इजाद किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्वेटिक बायोलॉजी, एक्वेटिक बायोलॉजी। अब ये आप देखिए ये लाइन पढ़िए कि न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव फ्रॉम द वार्म सरफेस, ठीक है, कोई भी वार्म सरफेस होती है यानी कि ओशन के सरफेस जो ऊपर की सरफेस होती है, आपका यूफोटिक जोन हुआ, ठीक है, वो वार्म वार्म होती है, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपका रिलीज या रिमूव कर दिए जाते हैं, वो रिलीज कर दिए जाते हैं आपके डेप्थ में बाय द बायोलॉजिकल रीमिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बस आपका रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है ओशंस में, उसके थ्रू आपका डेप्थ में चले जाते हैं ये सारे के सारे मिनरल्स जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये रेशियो आपका इंपॉर्टेंट होता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट लिमिटेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपको अगर पूछ लें कि रेड फील्ड रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है या व्हाट इज रेड फील्ड रेशियो, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो आप याद रखना कि आपका ये न्यूट्रिएंट लिमिटेशन
कि इंपोर्टेंस को शो करता है किसमें, आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, जैसे ओशंस हुए या लेक्स हुए, मेनली ओशंस में ही काम देता है। ये रहा आपके पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज आपके प्रीवियस में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रखा है फॉस्फोरस साइकिल से। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज डोमिनेटली एग्जिस्ट इन द नेचुरल वाटर्स इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 7। 4 to 7 आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए आप, ये रहा 4, यहाँ पर हम मान सकते हैं यहाँ के बीच में आपका 7 है। तो इस रेंज में आपका जो मैक्सिमम डोमिनेट कर रहा है, देखिए पिंक लाइन आपका मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है, ये किसकी थी, आपका H2PO4 की। तो इससे आप ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर लगा सकते थे अगर आपने वो ग्राफ पढ़ा होता तो, ठीक है। सिंपल सा है, H2PO4 4 to 7 के बीच में, और जो HPO4 होता है वो आपका 7 के बाद में, ठीक है। 8 से लेकर के हम कह सकते हैं 11 के बीच में। फिर ये PO4 है जो आपका 11 to 14, और H3PO4 है ये आपका लगभग जो आपका एसिडिक रेंज होती है उसके बीच में, कितना हुआ 1 से लेकर के 3 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें थी। ऑप्शन 2 इसका हो गया करेक्ट आंसर। देन मार्च 2023 के साइकिल्स में एक और क्वेश्चन पूछा था। देखिए, सोल्यूबल फॉस्फोरस इज रेफर्ड टू एज सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस एंड इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन एक्वेटिक सिस्टम या इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था, सोल्यूबल फॉस्फोरस या सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस, SRP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपका ये न्यूट्रिएंट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट भी होता है एक्वेटिक सिस्टम में, और ये रिएक्टिव फॉस्फोरस ही होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर स्पीड ऑफ फॉस्फोरस मूवमेंट बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, मेक इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जूप्लैंक्टन फॉस्फोरस, बैक्टीरियल फॉस्फोरस, एल्गी फॉस्फोरस एंड इवन द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल की जो स्पीड होती है आपके इकोसिस्टम में, जैसे इकोसिस्टम में अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं आपका, जैसे हम बात करें तो लैंड सरफेस भी आ गया, ओशन सरफेस भी आ गया, ठीक है। फिर आपके जो माउंटेन्स आ गए। तो जो फॉस्फोरस साइकिल होता है इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा फॉस्फोरस कहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ था इन प्रीवियस अपने, ठीक है, अपने पास्ट में। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा आपका जूप्लैंक्टन है, कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा एल्गी, क्योंकि सब में एक कॉमन फॉर्म है आपको मिलेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। फिर हम नेक्स्ट चले तो आपका जून 2023 में जो क्वेश्चन पूछे थे आपके, दो क्वेश्चन थे फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि फॉस्फोरस साइकिल बिगिन व्हेन द फॉस्फोरस कंपाउंड्स लीच फ्रॉम द रॉक एंड मिनरल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बिल्कुल सही बात है। आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ही आपका वेदरिंग के प्रोसेस या लीचिंग के थ्रू आपका फॉस्फोरस साइकिल शुरू होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि फॉस्फोरस इज मेनली टेकन अप बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। अब यहाँ पर देखो मामला फंस गया है, कैसे कि देखो फॉस्फोरस साइकिल इज मेनली टेकन बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन हो गया आपके प्लांट्स, ठीक है, ऑटोट्रोफ्स कह सकते हैं, ऑटोट्रोफ्स इन द ऑर्गेनिक फॉर्म में ऐसा नहीं करता, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक फॉर्म सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है, ठीक है, उसी के फॉर्म में आपका जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मैन टेकन अप आपका फॉस्फोरस को इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स है, आपका थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आपको पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब आपको अगर हेपेटाइट का फॉर्मूला याद होता, कैल्शियम फॉस्फेट सिंपल सा पूछा था, तो आप इसका आंसर 4 लगा देते हैं ऑप्शन का, ठीक है। ऑप्शन 4 डोलोमाइट, जैसा कि मैंने बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स वो डोलोमाइट्स होता है। फिर कैल्साइट क्या होता है, कैल्साइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एरोगनेट भी आपका कैल्शियम का ही मिनरल होता है, ठीक है। ये सारे आपके कैल्शियम मिनरल्स है। तो इसका आंसर हो गया आपका एपेटाइट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, ठीक है, डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस साइकिल, जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी है सारी की सारी। इसे लेक्चर को आप ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ जो चीज़ें आपको नहीं लग रही उसको नोट्स में आपके एड ऑन कर लेना, और जिनको अगर पूरी क्लास ही नहीं लग रही हो तो उसको ध्यान से सुने और अपने नोट्स प्रिपेयर करें और एग्जाम, ठीक है। पढ़ते रहे आपके लिए चीज़ें काम आएगी। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ध्यान रखो, ठीक है। रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो और थोड़ा चैनल को शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, जय हिंद, जय भारत।